नमस्कार, खबर दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। संसद पर हमले की बरसी के दिन लोकसभा के भीतर सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया। संसद की कार्रवाई चल रही थी और शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा से 2 युवक कार्रवाई के बीच कूद गए। एक युवक मेज पीट रहा था और तो दूसरा पैर से स्मोक बम उड़ाते हुए पीठ की तरफ दौड़ रहा था। इस हरकत से सुरक्षा कर्मियों और सांसदों ने दोनों युवकों को पकड़ा। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब संसद के भीतर घुसपैठ हुई हो। उधर इसी दौरान संसद परिसर के बाहर एक युवक और युवती को नारेबाजी और पटाखे फोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। दोनों तानाशाही बंद करो के नारे लगा रहे थे। दोनों को सुरक्षा कर्मियों ने संसद मार्ग थाने में पूछताछ के लिए रखा है। संसद के अंदर और बाहर घुसपैठ करने वाले चारों आरोपियों को हिरासत में रखा गया है। तो सनसनी फैलाने के लिए ऐसी हरकत। लोकसभा स्पीकर का बयान, जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। कोई खतरनाक चीज नहीं थी। सबसे पहले एक पास बनवाना होता है। आम आदमी संसद में कैसे जा सकता है? सचिवालय ये पास जारी करता है। एंट्री पास पाने के लिए संसद की सिफारिश की जरूरत होती है। सबसे पहले संसद के गेट पर चेकिंग करानी होती है। यहीं पर आपके फोन सहित अन्य सामान जमा कर लिए जाते हैं। गेट पर 2 लेयर की चेकिंग की जाती है। कैसे होती है चेकिंग? यहां पर एक बार फिर से आपकी चेकिंग की जाती है। इससे आपको दर्शक दीर्घा में एंट्री मिलती है। दर्शक दीर्घा ऐसी जगह है जहां बैठकर आम लोग संसद की कार्रवाई देख सकते हैं। लोग यहाँ पे आते हैं विजिटर, चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के। सो एवरीबॉडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है। एमपी कोई सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए। और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है कहीं ना। गुबार उठा है तो एक बार जाके चेक करेंगे। हमारी टेक्निकल टीम उसमें काम करे, हमारी टीम यहाँ पे डिप्लॉयड है। तो जो भी सूचना मिलेगी हम आपको इंटीमेट करेंगे। नहीं, फॉरेंसिक नहीं, हमारा एनडीआरएफ का, हमारा जो केमिकल बायोलॉजिकल न्यूक्लियर कोई उससे रिलेटेड होगा तो हम पता कर सकते हैं। हमारे पास एक ये अभी कुछ नहीं बोल सकते। जब तक उसका चेक नहीं कर लेने के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। और भी एक्सपर्ट है जो उसमें काम में लगे होंगे। अब बोलने के लिए क्या उसके बारे में हमें जानकारी, हमारी टीम एनडीआरएफ की लगी है। मैं उनसे पहले समझ तो लूं। मैं गाजियाबाद हेडक्वार्टर से आ रहा हूं, तो हमें इसके अलावा कोई जानकारी नहीं। सांसदों को बुलाए, जिन सांसदों ने उन 2 युवाओं को पकड़ा, झेला, को देखा, आई विटनेस थे, उनको बुलाए, उनसे पूछताछ कीजिए कि क्या हुआ, क्या नहीं देखा। उनको भी नहीं बुलाया जा रहा। जो स्वयं वहां पे ऑन स्पॉट है उनको भी नहीं बुलाया जा रहा। तो पूरी तरीके से सरकार इस चूक को दबाने की कोशिश कर रही है। ये जो उनकी घोर लापरवाही हुई है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। हम तो चाहते हैं कि वे सांसद जो इसके पास से ये 2 लोग आए
और वे सांसद जिन्होंने आज हमें बचाया, वो चेंबर स्टाफ, वो पार्लियामेंट स्टाफ, सभी को पूछताछ करके पूरी जानकारी ले और हमसे भी राय ले कि क्यों, हमने क्या देखा है जब से नया पार्लियामेंट बना है, हमने क्या अनुभव किया है कि किस प्रकार से ये पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट आज भी अधूरा है, बहुत से लापरवाही है, बहुत से चूक है। हम बार बार देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े सिक्योरिटी लैप्सेस है, हमें अपने आंखों से दिख रहा है यहाँ पे। As a member of parliament, ये concern, as a concerned member of parliament, as a diligent member of parliament, मैंने ये मुद्दा रेज किया था 22 सितंबर को, जब राज्यसभा चेंबर में विजिटर्स गैलरी में इतनी तादाद में भीड़ आ रही थी और वहाँ पे पॉलिटिकल स्लोगनेयरिंग हुई थी। मैंने कहा था ये चेक करना चाहिए कि कौन से एमपी के कार्ड पे ये लोग आ रहे हैं, क्या इन लोगों को ब्रीफिंग नहीं दी जा रही है विजिटर्स को कि ये लोग सेशन में पार्ट नहीं ले सकते या वहाँ पे नारेबाजी नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इट इज अ सिक्योरिटी ब्रीच। अब देखिए कितने तादाद से लोग आते हैं, 3 लेवल की इन्हें सिक्योरिटी क्रॉस की होगी। कल मैंने 0R में भी मुद्दा उठाया था कि कैसे खालिस्तानी आतंकवादी जो है कानून भले ही गीदड़ धमकी देते हो अमेरिकन सॉइल पे बैठकर, पर उसको संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था पार्लियामेंट को अटैक करेंगे। वो है या नहीं है इन्वॉल्व, ये बात नहीं है। बात ये है कि आप अगर विपक्ष का नेता आपसे कुछ कह रहा है, आउट ऑफ कंसर्न कह रहा है, आउट ऑफ सिक्योरिटी रीजंस कह रहा है, देश की सुरक्षा के लिए कह रहा है, पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए कह रहा है, उसको सीरियसली लेना चाहिए। ना मुझे पत्र का जवाब मिला, ना 0R के इंटरवेंशन में किसी ने ये कोशिश की, जो खुद चेयरमैन साहब ने कहा कि ये सीरियस इशू है, इस पे ध्यान देना चाहिए, ना किसी ने संज्ञान लिया। 2 बजे मैंने ये प्रश्न उठाया था कि ये सदन का परिसर है, संसद का परिसर कहलाता है हमारे एक चैम्बर में। उस दिन, जिस दिन आज से पहले आज ही के दिन हमारे तमाम सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, उसी दिन 2 लोग आते हैं जिन्हें पास दिया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जो पास दिया है उस पर वो अंदर गए, वो जंप किए, कूद के गए सदन के अंदर और काफ़ी देर तक लुका छुपी होती रही। फिर बम फोड़े गए। अब वो स्मोक बम थे, तो जो बम फोड़ सकता है, स्मोक बम फोड़ सकता है, वो लीथल बम भी फोड़ सकता था। तो इस जुड़ा हुआ मामला है, इस पर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारे नेता विरोधी दल ने यही मांग उठाई, पर सरकार गंभीर नहीं थी, बल्कि सरकार की तरफ से आरोप आने लगे कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाए। इतना बड़ा सुरक्षा का मुद्दा, इसे राजनीतिक मुद्दा। मैं तो इस भारतीय जनता पार्टी की भर्त्सना करता हूँ कि जो संसद भवन को भी सुरक्षित न रख सके, तो क्या दोबारा कोई पुलवामा करवाने का इरादा है? विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए सीएम के रूप में बुधवार को शपथ ली है। साय राज्य के 4थे मुख्यमंत्री होंगे। टर्म के हिसाब से देखें तो साय 6ठे विधानसभा के सीएम बने हैं। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आने पर बीजेपी ने 5 साल के बाद सत्ता में वापसी की है। 10 दिसंबर को बीजेपी ने अपने सीएम के नाम की घोषणा की थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने भी शिरकत की। शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां मां बेटी के बीच झगड़े में बीच बचाव करना पड़ोसी युवक को भारी पड़ गया। बता दें कि दबंग बेटे ने युवक को गोली मार दी। साथ ही साथ गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो गया। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है।
अगली खबर बिजनौर से है, जहां नगीना एसडीएम कोर्ट में सांप घुस गया। सांप घुसने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें कि सांप को देखकर कोर्ट में मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पूरा मामला नगीना एसडीएम कोर्ट का बताया जा रहा है। पंजाब के जीरकपुर में बुधवार सुबह पुलिस ने गैंगस्टर करणजीत सिंह उर्फ जस्सा हपवाल का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस को उसके इरादे में केस में पिस्टल बरामद करने के लिए गई थी, लेकिन वो कस्टडी में भागने लगा। पुलिस ने पहले हवा में गोली चलाई और उसके बाद उसके पैर में गोली मार दी। जख्मी हालात में उसे पकड़ लिया गया। पुलिस को सूचना मिली है, इस दौरान एक मुलाजिम भी जख्मी हो गया। जस्सा 6 मर्डर केस में मोस्ट वांटेड आरोपी था। एजीटीएफ एएफजी संदीप गोयल ने बताया है कि फायरिंग जीरकपुर के पीरम मुछल्ला में हुई है। फायरिंग के दौरान एक पुलिस मुलाजिम भी जख्मी हुआ है। नवा शहर का रहने वाला जस्सा गैंगस्टर हरविंदर रिंदा और सोनू खत्री का करीबी है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में नए चेहरों को सामने लाकर बीजेपी ने जहां हर बार की तरह सबको चौंकाने का काम किया है, तो वहीं राज्य के राजनीतिक समीकरण बदलने की शुरुआत भी कर दी है, जिससे सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि प्रदेश के बीजेपी सांसदों की भी कुर्सी खतरे में आ गई है, जिसका ट्रेलर हाल ही में तीनों राज्यों में देखने को मिल चुका है। देखिए एक रिपोर्ट। बीजेपी को 3 राज्यों में मिली जीत से यूपी के तमाम भाजपाई सांसद पहले से ही टेंशन में थे। अब तीनों जगह मुख्यमंत्री पद पर किए गए प्रयोगों ने सबकी नींदें उड़ा दी हैं। खास तौर पर उन बीजेपी सांसदों में बेचैनी ज्यादा है जिनके रिपोर्ट में पार्टी के द्वारा करवाए गए सर्वे में अच्छी खबर नहीं आई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के चलते पिछले चुनाव में जीत हासिल करने वाले सांसदों में नेतृत्व का रुख देख अब टिकट की गारंटी को लेकर टेंशन पैदा हो गई है। यूं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस की जीत भी 2019 के लोकसभा चुनाव में बेअसर साबित हुई थी, मगर इस बार इन राज्यों में बीजेपी की जीत के कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। पहले बम्पर जीत और फिर मुख्यमंत्री चयन को लेकर पार्टी आला कमान के कड़े तेवरों ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों और सहयोगियों को भी टेंशन में डाल दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर मोल भाव का मन बना रहे बीजेपी के सहयोगी दल, खास तौर पर सुभाषपा यानी राजभर जी की पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी, इन नतीजों के बाद कुछ सहम सी गई है। दिग्गजों को खारिज कर दिल्ली दरबार ने बड़ा संदेश दे दिया है कि वो किसी की नहीं सुनने वाले। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भारत का उदय है, भारत राष्ट्र का गौरव है, भारत माता की गौरव है और सनातन संस्कृति की गौरव है। भारतीय जनता पार्टी किसी विपक्षी दल को सामने रख करके कोई नीति, रीति, रणनीति नहीं बनाती है। जो राजनीतिक दल जात पात की गुणागणित से की राजनीति करते हैं, उनको समीकरण बढ़ने बिगड़ने की चिंता होती होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो मूल उद्देश्य सबका उदय है। यूपी में 2014 और 2019 में अधिकांश बीजेपी सांसदों ने मोदी लहर पर सवार होकर ही चुनावी वैतरणी को पार किया था। इसमें से तमाम सांसदों को भी उम्मीद नहीं होगी कि पार्टी हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में प्रचंड जीत हासिल करेगी। वो उम्मीद लगाए थे कि पार्टी लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में बड़े बदलाव का जोखिम नहीं उठा सकती, मगर चुनावी नतीजों ने इसके उलट पटकथा लिख दी है। तीनों राज्यों में मनचाहे चेहरों को ताजपोशी के लिए तैयार किया गया। नेतृत्व ने अपने इरादे साफ कर दिए कि चेहरा वही चुनेगा। यही वजह है कि प्रदेश के करीब 3 दर्जन सांसदों की नींद उड़ी हुई है। वो जानते हैं कि टिकट न मिलने की स्थिति में वो पैदल हो जाएंगे। बात इतनी भर नहीं है, सपा के पार्टी अध्यक्ष जिस पीडीए का नारा लगाकर पिछड़ा, दलित और आदिवासी का जिक्र कर रहे थे,
दरअसल अखिलेश यादव के उसी नारे को नरेंद्र मोदी ने अपने फैसले में ही सार्थक करके दिखा दिया। अगर तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के चेहरों को देखें तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पीडीए के नारे के लिए ये संदेश भी दिखता है। अब कांग्रेसी कटाक्ष कर रहे हैं कि बीजेपी जाति के आधार पर राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति के सहारे संदेश तो देना चाहती है, लेकिन जो पिछड़े हैं, जिनकी जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, हमारी सरकारें जहां पर थी हमने और जहां पर हैं हमने वहां पर जाति जनगणना की शुरुआत कर दी है। हमने 2024 के लिए वादा किया है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही हम जाति जनगणना कराएंगे। उस पर बीजेपी क्यों नहीं बोलती है? देखिए, मध्य प्रदेश में इतना समय लगा, इससे ये पता चलता है कि बेमन मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है और जो वो कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश से कोई हल नहीं निकलने वाला है। हल निकलेगा उससे जब देश में जाति जनगणना होगी। बीजेपी के पिछड़े नेताओं के अलावा जब देश के आम पिछड़े को भी उसका फायदा मिलेगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या सियासी प्रयोग करने में माहिर मोदी वाली बीजेपी यूपी में भी कोई बड़ा प्रयोग करने जा रही है, और क्या वाकई में थोक के भाव, सांसदों के टिकट कटना और योगी कैबिनेट के मंत्रियों को लोकसभा चुनाव के रण में उतारने जैसे फैसले भी देखने को मिल सकते हैं। यानी यूपी की सियासत में सियासी भूचाल आना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। जौनपुर में पशु तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लग गई, तभी घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि शातिर गौ तस्कर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना खुटहन और खेता सराय की संयुक्त टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। गौ तस्कर के कब्जे से एक देशी तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल बरामद किया गया है। तभी पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा है और मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। मथुरा में 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा हेलीकॉप्टर से अब महज 7 मिनट में पूरी कर ली जाएगी, जिसे लेकर सरकार की तरफ से एमओयू साइन कर दिया गया। वहीं परिक्रमा मार्ग में जो ई रिक्शा चलते थे वो प्रशासन की तरफ से वेरीफाइड होंगे, जिनकी पहचान आप QR कोड से कर सकते हैं। मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होगी। दोनों जगह हेलीपैड बनकर तैयार हो गए हैं। PPP मोड पर संचालन के लिए एमओयू साइन किया गया है। अब हेलीकॉप्टर से मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन की परिक्रमा की जा सकेगी। बता दें कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को उद्घाटन संभावित है। लखनऊ में एमओयू साइन करने के बाद पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि गोवर्धन के पेठा गांव में हेलीपैड बनाया गया है और PWD के द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया है। मथुरा वृंदावन में ई रिक्शा सेवाओं में सुव्यवस्था व अनुशासन, अवैध रूप से संचालित हो रहे ई रिक्शा पर अंकुश लगाने के लिए अब QR कोड चलेंगे। ई रिक्शा चालक समिति के द्वारा QR कोड स्टिकर वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि राजस्थान की कंपनी ने वृंदावन में ई रिक्शा चालक समिति के लिए QR कोड स्कैन स्टिकर के साथ पुलिसकर्मियों को जांच के लिए एंड्रॉयड मोबाइल ऐप बनाकर गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड किया है। शाहजहांपुर के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को टीचर के द्वारा प्रताड़ित करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बता दें कि सरकारी टीचरों पर यह आरोप लग रहे हैं कि अपने ही क्लास के नाबालिग बच्चों के साथ कभी छेड़खानी करते हैं तो कभी बेरहमी से उनकी पिटाई करते हैं। एक दिन पहले ही किला के सरकारी स्कूल की टीचर ने बांस के मोटे डंडे से लगभग 1 दर्जन बच्चों को पीट कर घायल कर दिया था, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया था। इस घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अगले ही दिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहमदगंज गोटिया स्कूल की टीचर ने बच्चे की आंख में डंडी मार दी है, जिसके बाद बच्चों के परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया। शिक्षा अधिकारी ने टीचरों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। घटना कल हुई थी, लेकिन मुझे आज सुबह संज्ञान में आया और ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी। मैंने आके यहाँ बच्चों से जानकारी की, आप लोग भी साथ में थे। ये
कहीं मैडम जो है से धोखे से जो है वो डंडी जो है हाथ में छड़ी पकड़े थी, वो टूट टाट के लग गई है। ऐसी कोई विशेष बात नहीं, बच्चे की आँख भी ठीक है और उसका इलाज कराया जा रहा है और इसकी जांच कराई। हमारे खंड शिक्षा अधिकारियों ने जांच दी। अगर जांच में ये दोषी पाई जाती हैं तो निश्चित रूप से इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जिन्होंने जानबूझ के मारा है या मतलब गुस्से में मारा है तो निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई की। दूसरे बच्चे को मार देते, डंडे से टूटी, मैंने मारा दूसरे बच्चे को, लग 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब कुछ ही समय बचा है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं सपा कार्यालय के बाहर लगी एक होर्डिंग चर्चा का केंद्र बन गई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर रात में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें फिर से ईवीएम हटाकर बैलेट व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं। सपा के पूर्व प्रदेश सचिव के नाम से लगे पोस्टर में अमेरिका में बैलेट पेपर से वोटिंग की व्यवस्था की तरह भारत में भी बैलेट से चुनाव कराने की बात की गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।